अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। बच्चों, फिफ्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक्स रखे गए हैं। उन टेक्निक्स में स्पेक्ट्रोस्कोपी है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, क्रोमेटोग्राफी है और इलेक्ट्रोफोरेसिस है। इन चार टेक्निक्स के आपको मेनली प्रिंसिपल और इनकी एप्लीकेशन आपको मेनली पढ़ने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे बच्चों क्रोमेटोग्राफी से। ये शायद आपके सिलेबस में ये थर्ड यूनिट है। क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है। सेपरेशन टेक्निक है जिसके ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं किनको, सब्सटेंस को। मगर किन सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अगर किसी मिक्सचर में से उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को अलग करना है तो बहुत सारे और भी सेपरेशन टेक्निक्स हैं उनको अलग करने के लिए। अगर किसी मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत डिफरेंस हो, वाइड डिफरेंस हो, काफ़ी डिफरेंस हो, तो बहुत सारे और भी कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं उनसे अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मिक्सचर की इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी हो, ये आपको याद रखना है, सिमिलैरिटी। इफ़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर आर हैविंग सिमिलैरिटी इन देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स में अगर फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उनकी बहुत हद तक सिमिलरिटी हो, वो सिमिलर हो, उनके फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हो, तो उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को बाकी कन्वेंशनल टेक्निक से अलग नहीं कर सकता। उसके लिए एक टेक्निक है, वो है बच्चों क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैविंग मोर सिमिलैरिटी इन फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनको हम अलग कर सकते हैं। अब वो कौन से सब्सटेंस हैं जिनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत हद तक सिमिलर होते हैं? उनमें बहुत सारे हैं, जैसे अमाइनो एसिड हैं, प्रोटीन्स हैं। इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत हद तक सिमिलर होती है। तो इनको अलग करने के लिए किनको, एक मिक्सचर के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को, वो कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, उनको अलग करने के लिए जिनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर हों, हम क्रोमेटोग्राफी इस्तेमाल करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी इज़ ए टेक्निक, इज़ ए सेपरेशन टेक्निक बाय विच इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर having more similarity in physical and chemical properties can be separated. For example, amino acids, proteins, etc. etc. तो ये आप समझ गए कि क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। बच्चों, क्रोमेटोग्राफी जो टेक्निक है उसकी शुरुआत की थी एक रशियन बायोकेमिस्ट ने, जिसका नाम था माइकल स्वेट। माइकल स्वेट एक रशियन बायोकेमिस्ट था। उन्होंने इस टेक्निक के ज़रिए, क्रोमेटोग्राफी के ज़रिए, क्लोरोफिल जो पिगमेंट है उनको सेपरेट किया था। प्लांट के बाकी पिगमेंट्स में से क्लोरोफिल को उन्होंने सेपरेट किया था इस टेक्निक की मदद से, यानी क्रोमेटोग्राफी की मदद से 1906 में। तो इस तरह से माइकल स्वेट को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने ये टेक्निक जो है इस्तेमाल किया सबसे पहले। जहाँ तक क्रोमेटोग्राफी के नाम का सवाल है, तो ये दो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है ये क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा एंड ग्राफी।
क्रोमा एंड ग्राफी। बच्चों, क्रोमा कहते हैं कलर को, क्रोमा मीन्स कलर, और ग्राफी मीन्स टू राइट। जो ग्राफी है, ग्राफी मीन्स टू राइट, टू राइट। ठीक। तो जब माइकल स्वेट ने पिगमेंट्स को अलग किया तो उन्होंने देखा कि जो इंडिविजुअल पिगमेंट्स है, अलग अलग पिगमेंट्स है, जैसे क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, ठीक, ये अलग अलग बैंड्स बनाता है, अलग अलग पैटर्न बनाता है, अलग अलग बैंड्स बनाता है। ठीक। तो कलर की इन अलग अलग बैंड्स को देखकर इस टेक्निक को नाम पड़ा क्रोमेटोग्राफी, यानी कलर्ड राइटिंग, यानी कलर्ड पैटर्न, जो भी आप कहेंगे। हालांकि ये जो क्रोमेटोग्राफी नाम जो पड़ा है इस टेक्निक को, ये एक मिसनोमर है। इट्स ए मिसनोमर। मिसनोमर इसलिए है क्योंकि इस टेक्निक के ज़रिए सिर्फ पिगमेंट से अलग नहीं करते हैं, इस टेक्निक से बहुत सारे सबस्टेंस, बहुत सारे कंपोनेंट्स किसी मिक्सचर का अलग कर सकते हैं। और पिगमेंट्स के अलावा बाकी जो सबस्टेंस है उनको अलग करने के बाद इस तरह से जो कलर्ड पैटर्न नहीं बनता। इसलिए ये टेक्निक, जिसको हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ठीक है, ये टेक्निक अलग अलग सबस्टेंस की सेपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पर कलर नहीं बनता, वहाँ पर कलर बैंड नहीं बनता। ठीक है, इसलिए ये नाम क्रोमेटोग्राफी हर जगह इस्तेमाल करना जो है, ये एक किस्म का सेकेंड ऑफ मिसनंबर। लेकिन चूँकि माइकल स्वेट जिन्होंने ये नाम दिया है, उनके ऑनर में ये क्रोमेटोग्राफी जो नोमेनक्लेचर है वो इस टेक्निक को रखा गया है, रिटेन किया हुआ है। अन्य हो जो भी हो, हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आपने समझा कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक को ये क्रोमेटोग्राफी नाम कैसे आया, और सबसे पहला क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो इंट्रोड्यूस किया, जिन्होंने डिस्कवर किया, वो था माइकल स्वेट, एक रशियन बायोकेमिस्ट था। ठीक है बच्चों, ओके। तो यहाँ तक आप समझ गए। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में दो इममिसिबल फेज जो है वो आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू इममिसिबल फेजेस आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, आपस में साथ में लाया जाता है। और वो फेजेस हैं एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यहाँ आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स, आगे जाके हम क्रोमेटोग्राफी के जिस टाइप पर हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं उनमें एक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक ग्लास ट्यूब इस्तेमाल किया जाता है। ये जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्लास ट्यूब है, सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉप कॉक भी लगा होता है। इस ग्लास ट्यूब को हम कहते हैं कॉलम, COLUMN। इस कॉलम में क्रोमेटोग्राफी की जाती है, इसलिए इस किस्म के क्रोमेटोग्राफी को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। आगे इसी पर ज़्यादा बात होगी, इसलिए हम एग्जांपल लेते हैं एक कॉलम की। तो ये बच्चों इसी को कहते हैं कॉलम, ये कॉलम है। इस कॉलम में दो फेजेस हम इस्तेमाल करते हैं। एक बताया गया आपको कि स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज, इसके नाम से ही पता चल जाता है बच्चों कि ये फेज जो है वो स्टैटिक है। ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं करता, एक जगह ठहरा रहता है। ये फेज स्टेशनरी फेज। दूसरा फेज है मोबाइल फेज। ये डायनामिक फेज है, ये मूवमेंट कर सकता है। मोबाइल ये मूवमेंट कर सकता है। तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस हम इस्तेमाल करते हैं, एक स्टेशनरी फेज और दूसरा मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज स्टैटिक है, एक जगह ठहरा रहता है, और मोबाइल फेज जो है वो मूव करता है। तो ये मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज क्या हैं, ये आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक बच्चों एक कॉलम है,
इस कॉलम में हम पहले ये स्टेशनरी फेज़ यहाँ पर इस कॉलम में भर देते हैं। तो स्टेशनरी फेज़ क्योंकि स्टैटिक है तो आमतौर पर ये एक सॉलिड होती है, सॉलिड सबस्टेंस, या एक जेल भी हो सकता है, जेल लाइक सबस्टेंस भी हो सकता है, या इवन लिक्विड भी स्टेशनरी फेज़ हो सकता है। स्टेशनरी फेज़ जो स्टैटिक फेज़ है, जो मूव नहीं होता, वो एक सॉलिड भी हो सकता है, एक जेल भी हो सकता है, या एक लिक्विड भी हो सकता है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्योंकि स्टेशनरी फेज़ एक स्टैटिक फेज़ है, मूव नहीं करता, तो ये लिक्विड किस तरह से स्टेशनरी फेज़ हो सकता है। बच्चों, लिक्विड जब स्टेशनरी फेज़ एक्ट करता है तब ये लिक्विड किसी और सॉलिड के साथ ये बंधा रहता है, एड्जॉर्ब होता है। ये लिक्विड किसी सॉलिड के साथ एड्जॉर्ब होती है और ये मूव नहीं करता उस वक़्त ये लिक्विड स्टेशनरी फेज़ का काम करता है। क्योंकि आगे इस किस्म की क्रोमेटोग्राफी पर बात नहीं होगी, तो इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक टाइप का क्रोमेटोग्राफी होती है। उस पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस है वो लिक्विड होती है। हालांकि उसमें एक इनर्ट मीडिया जो है वो पेपर होता है। मेन जो सपोर्टिंग सबस्टेंस होती है वो सेल्यूलोज होती है पेपर का। उस सेल्यूलोज के साथ ये लिक्विड यानी वाटर जो है वो उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बंधा रहता है, और वहाँ पर वाटर जो है वो स्टेशनरी फेस का काम करता है। तो इस तरह से लिक्विड भी स्टेशनरी फेस का काम कर सकता है। तो अभी आपको याद रखना है कि क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस इस्तेमाल होती है, एक स्टेशनरी फेज़ और एक मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ एक सॉलिड भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, या लिक्विड भी हो सकता है। अभी आपको ये समझा रहा हूँ मैं कि कॉलम में हम पहले एक जेल लाइक सबस्टेंस यहाँ पर भर देते हैं जो स्टेशनरी फेज़ का काम करता है। एक्चुअली ये एक पोरस सबस्टेंस होती है। पोरस सबस्टेंस यानी एक ऐसा सबस्टेंस जिनके अंदर स्पेस होती है, तो एक ऐसा पोरस सबस्टेंस, एक जेल मान लीजिए आप, इस कॉलम में भर देते हैं। तो ये पोरस जेल जो है यहाँ पर स्टेशनरी फेज़ का काम करता है। किसका काम? स्टेशनरी फेज़ का काम करता है। दूसरा फेज़ मोबाइल फेज़ कहलाता है, और ये मोबाइल फेज़ बच्चों इस स्टेशनरी फेज़ से होकर गुजरता है। मोबाइल फेज़ यहाँ ऊपर से डाल देते हैं। यानी एक मोबाइल फेज़ एक लिक्विड हो सकता है या ये गैस भी हो सकता है। ए मोबाइल फेज़ के नेवर बी ए सॉलिड, कभी सॉलिड नहीं होता क्योंकि उसको मूव करना है, तो ये एक लिक्विड हो सकता है या एक गैस हो सकता है। अभी यहाँ पर हम जिस मोबाइल फेज़ की हम एग्जांपल दे रहे हैं वो एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। तो ये लिक्विड मोबाइल फेज़ इस सॉलिड स्टेशनरी फेज़ या एक जेल लाइक स्टेशनरी फेज़ यहाँ पर है उसके ऊपर से डाल देते हैं। ठीक, लेकिन वो मोबाइल फेज़ डालने से पहले हमको मिक्सचर डालने हैं जिनको हमको सेपरेट करने हैं, तो वो यहाँ पर सैंपल कहलाता है। तो पहले हमने कॉलम में स्टेशनरी फेज़ भर दिया, इसके बाद उस स्टेशनरी फेज़ के ऊपर सैंपल डाल देते हैं। सैंपल मतलब वो मिक्सचर जिनको हमको सेपरेट करनी है, उसको हम एनालाइट भी कह सकते हैं। एनालाइट जिनकी एनालिसिस करनी है, तो एनालाइट कहें या सैंपल कहें या वो मिक्सचर कहें, उसको आप स्टेशनरी फेज़ के ऊपर डाल देते हैं। डालने के बाद क्योंकि इस सैंपल को सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए ज़रूरी है कि उसके ऊपर एक मोबाइल फेस डाला जाए, एक लिक्विड डाला जाए। तो यहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये कॉलम है, ठीक, कॉलम में ये स्टेशनरी फेस है यहाँ तक। तो यहाँ पर जो डार्क ब्लू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एरिया, ये है सैंपल, और सैंपल के ऊपर आपने एक लिक्विड डाल दिया जिसको आप कहते हैं मोबाइल फेस। ठीक है बच्चों, तो जब मोबाइल फेस डाल दिया तो काम क्या होता है कि ये मोबाइल फेस इस सैंपल को लेकर, ये मोबाइल फेस इस सैंपल को लेकर, इस एनालाइट को लेकर, इस मिक्सचर को लेकर आगे बढ़ता है, आगे मूव होती है। ये जो आगे मूवमेंट की डायरेक्शन दिखा रहा है आपको, ये मूव होता है थ्रू द स्टेशनरी फेस। तो इस स्टेशनरी फेस के अंदर अंदर से सैंपल को लेकर ये मोबाइल फेस जो है आगे मूव होती है। जब मूव होता है
तो ये जो सैंपल है, तो इस सैंपल में कई किस्म के कंपाउंड्स हैं जिनको सेपरेट करनी है, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स हैं जिनको सेपरेट करने हैं। जनरली हम कंपोनेंट्स कहेंगे। तो इन कंपोनेंट्स को जो इस सैंपल में है उनको अलग करनी है। तो उन कंपोनेंट्स को लेकर ये मोबाइल फेस इस स्टेशनरी फेस से आगे मूव होती है। तो मूव होते होते वो कंपोनेंट्स जनरली हम उनको कंपोनेंट्स कहेंगे। वो कंपोनेंट्स कुछ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं या कुछ कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स के मिक्सचर या कंपाउंड के मिक्सचर को लेकर ये मोबाइल फेस आगे मूव होती है। तो मूव होते होते ये जो कंपोनेंट्स है ये मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस के साथ ही इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्शन, कई किस्म के इंटरेक्शन करता है। यानी while moving through the stationary phase, the components of a mixture interacts with the mobile phase as well as with the stationary phase. स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों के साथ ये इंटरेक्शन करता है। कई किस्म के कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स? मिक्सचर के कंपोनेंट्स जो इस सैंपल में मौजूद है, जिनको हमको सेपरेट करने हैं, जिसको हम एनालाइट भी कह सकते हैं। तो इंटरेक्शन दो तरीके से कर सकते हैं। या ये कंपोनेंट्स ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं मोबाइल फेस के साथ, या ये इंटरेक्शन करते हैं ज़्यादा स्टेशनरी फेस के साथ। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। द कंपोनेंट्स इंटरेक्ट्स विद द मोबाइल फेस एज वेल एज विद द स्टेशनरी फेस। मगर इन दोनों में से एक के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सबस्टेंस या एक कंपोनेंट जो है मिक्सचर का, वो मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है और स्टेशनरी फेस के साथ कम इंटरेक्शन करता है। तो मोबाइल फेस में ज़्यादा होंगे, जिसके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा करता है उसमें ज़्यादा होंगे। तो मान लो एक कंपोनेंट मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, तो स्टेशनरी फेस में वो कम होंगे, मोबाइल फेस में ज़्यादा होंगे। अब चूंकि मोबाइल फेस मूव करता है, ठीक है, तो उस मूव करने वाले फेस के साथ ये कंपोनेंट आगे आगे आएगा और इस कॉलम से पहले बाहर निकलेंगे। तो बाहर निकलने को हम इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन, तो पहले इल्यूट होंगे कौन? वो सबस्टेंस जो मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, वो जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे, उसकी मूवमेंट तेज़ होगी और वो जल्दी कॉलम से बाहर निकलेगा। लेकिन वो सबस्टेंस जो मोबाइल फेस से स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, मोबाइल फेस के साथ कम, स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा, तो स्टेशनरी फेस तो यहाँ पर स्टैटिक है, यहाँ पर ठहरा हुआ है, उसमें बैठेंगे। मोबाइल फेस पहले चला जाएगा, स्टेशनरी फेस में वो कंपोनेंट ठहरा रहेगा, तो उसकी मूवमेंट जो है वो आहिस्ता होगी, वो स्लो चलेंगे। स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन करने वाले सबस्टेंस कंपोनेंट स्लो चलेंगे, मोबाइल फेस के साथ इंटरेक्शन करने वाले सबस्टेंस या कंपोनेंट जो है वो फास्ट चलेंगे। तो मतलब इनकी मूवमेंट जो है डिफरेंट होंगे। इन सबस्टेंस की, इन कंपोनेंट्स की मूवमेंट जो है डिफरेंट होगी। एक फास्ट मूवमेंट होगा, एक स्लो मूवमेंट होगा। फास्ट मूवमेंट वाला पहले कॉलम से निकलेगा बाहर, स्लो मूवमेंट वाला देर से निकलेगा। इस तरह से ये आपस एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं। तो दिस डिफरेंशियल मूवमेंट, इनके आपस में जो मूवमेंट के डिफरेंस है, वही वजह बनता है इनकी सेपरेशन का। तो पहले जो निकलेगा वो अलग हम कलेक्ट कर सकते हैं, जो बाद में निकलेगा वो बाद में कलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये सबस्टेंस एक दूसरे से अलग हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल मूवमेंट थ्रू द स्टेशनरी फेस। ये बात समझ गए आप बच्चों? तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने आपको लिख कर रखा है। द सैम्पल मिक्सचर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मोबाइल फेस undergoes repeated interaction between the stationary and mobile phases while being carried through the system। इस सिस्टम के थ्रू कैरी करते करते ये मिक्सचर के कंपोनेंट्स मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के साथ अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करता है। ठीक, अब यही चीज़ यहाँ देख रहे हो आप, मोबाइल फेज है ये मोबाइल फेज अपने साथ उन मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग कर रहा है। जैसे जैसे मोबाइल फेज मूव हो रहा है इस स्टेशनरी फेज के साथ ऊपर से नीचे, तो ये सबस्टेंस अपने अपने इंटरेक्शन के हिसाब से अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर ये जो आपको ग्रीन एरिया दिख रहा है, तो ये वो कंपोनेंट है
जो मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, इसलिए वो मोबाइल फेस के साथ जल्दी जल्दी बाहर निकल रहा है। और जो यहाँ पर डार्क ब्लू एरिया दिख रहा है, ठीक है, ये स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, तभी ये पीछे बैठा है, पीछे ये बैठा हुआ है। तो इसी चीज़ को और यहाँ समझाता हूँ। ये मोबाइल फेस ये सैंपल को लेकर आगे जा रहा है, तो यहाँ आपको ये दिखा रहा है डार्क ब्लू या पर्पल मॉलिक्यूल जो आपको यहाँ दिख रहा है, ये और ये इंटरेक्ट्स मोर विद द स्टेशनरी फेस, ये स्टेशनरी फेस के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करता है, तभी पीछे पीछे ये बैठा है, ठीक है, ये पीछे रहता है। दे लेग्स बिहाइंड, वो पीछे रहता है। जबकि जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर इंटरेक्ट्स मोर विद द मोबाइल फेस, तभी वो मोबाइल फेस के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। तो यही चीज़ यहाँ आपको लिख कर मैंने रखा है, द कंपाउंड विच इंटरेक्ट्स मोर विद द मोबाइल फेस एंड लीस विद द स्टेशनरी फेस, लीस विद द स्टेशनरी फेस, स्टेशनरी फेस के साथ कम, मोबाइल फेस के साथ ज़्यादा हो, माइग्रेट्स फास्ट, वो जल्दी जल्दी मूव होती है। द कंपोनेंट शोइंग लीस इंटरेक्शन विद द मोबाइल फेस, मोबाइल फेस के साथ कम, वाइल इंटरेक्टिंग स्ट्रांगली विद द स्टेशनरी फेस माइग्रेट स्लोली, वो स्लो मूवमेंट होगा, वो रिटार्ड होगी, वो स्टेशनरी फेस में ही ठहरा रहेगा। दिस डिफरेंशियल मूवमेंट, अब इन कंपोनेंट्स की मूवमेंट अलग अलग हो गया, एक तेज़ मूव कर रहा है, एक कम मूव कर रहा है, तो इनके इस मूवमेंट में डिफरेंस को हम डिफरेंशियल मूवमेंट कहते हैं। दिस डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर अल्टीमेट सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर। समझ गए ना आप? ओके बच्चों, तमाम किस्म के जो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं, आगे जो क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स हम करेंगे, क्रोमेटोग्राफी जो डिफरेंट टाइप्स है सभी एक प्रिंसिपल पर चलता है, ठीक है, और वो प्रिंसिपल है बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, तमाम क्रोमेटोग्राफी जो टाइप्स हैं उनमें ये इस्तेमाल होती है। आगे जब हम क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स करेंगे तो वहाँ पर भी इसकी जिक्र होगी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि ये बुनियाद है, ठीक है, एक बेसिस है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट तमाम किस्म के क्रोमेटोग्राफी का। ये डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट डिस्क्राइब करता है, ये बताता है कि जो कंपोनेंट्स है किसी मिक्सचर का वो स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस के साथ कैसे इंटरेक्शन करता है, ठीक है, कैसे इंटरेक्शन करता है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस में। तो इट डिस्क्राइब्स द वे इन विच गिवन कंपाउंड distributes itself between the two immiscible phases, that is stationary phase and mobile phase। यानी अभी तक जो आपको बताया जा रहा था, जब हम सैंपल को मोबाइल फेस के थ्रू स्टेशनरी फेस से गुजारते हैं तब ये जो कंपोनेंट्स है मिक्सचर का ये स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेस के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। इंटरेक्शन करने के दौरान ये डिस्ट्रीब्यूट होता है इन दो फेजेस में, ये बढ़ जाती है, कुछ मोबाइल फेस में रहता है, कुछ स्टेशनरी फेस में रहता है, अभी आपने देखा। अब ये किस तरह से ये कंपोनेंट्स मिक्सचर का इन दो फेजेस में रहता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो मालूम करता है डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट से पता चलेगा कि ये सबस्टेंस मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को हम दिखाते हैं बच्चों के डी से, ठीक, और ये के डी बराबर होती है किसी एक कंपोनेंट का, किसी एक मिक्सचर में से एक कंपोनेंट का कंसंट्रेशन स्टेशनरी फेज में डिवाइडेड बाय उसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन मोबाइल फेज में। यानी स्टेशनरी फेज में और मोबाइल फेज में किसी एक सबस्टेंस की, किसी एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन की जो रेशो है उसी को हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के डी इज इक्वल टू सी एस डिवाइडेड बाई सी एम। सी एस है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज। मान लो एक मिक्सचर में कई कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन
स्टेशनरी फेज़ में कितना है डिवाइडेड बाय मोबाइल फेज़ में कितना है, उन दोनों की रेशो को हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होती है। एक मिक्सचर में कई कंपोनेंट्स होंगे, हर एक कंपोनेंट की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होंगे। तो इसी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बुनियाद पर ये सबस्टेंस, ये कंपोनेंट्स जो है बच्चों सेपरेट हो जाती है, अलग हो जाती है। अगर हम किसी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स में जो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ हम चूज़ करते हैं, हमको मोबाइल फेज़ भी कई किस्म के होते हैं, स्टेशनरी फेज़ भी कई किस्म के होते हैं, उस पर आगे बात होगी। तो किसी क्रोमेटोग्राफी में कौन सा मोबाइल फेज़ और कौन सा स्टेशनरी फेज़ चुनना है, वो इस तरह से चुनते हैं कि उनमें जो सेपरेट करने हैं कंपोनेंट्स, जो किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स सेपरेट करना है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में क्या रहे, डिफरेंस रहे। क्योंकि जब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में डिफरेंस रहता है तो वो अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है। जब अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करता है तभी तो वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। इसलिए जब किसी क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज़ और स्टेशनरी फेज़ को अगर हमको चूज़ करना है तो उनको इस तरह से चुना जाता है, इस तरह से उनको हम चूज़ करते हैं ताकि उनसे, उन स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के ज़रिए से जिन कंपोनेंट्स को अलग करना है उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में डिफरेंस रहे, फ़र्क रहे, ताकि उस फ़र्क की वजह से हम उन कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको लिख कर बताया जा रहा है। द चॉइस ऑफ द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज़ इन ए क्रोमेटोग्राफी इज़ मेड इन सच ए वे, इस तरह से हम चूज़ करते हैं, दैट द कंपोनेंट्स ऑफ द सैंपल टू बी रिजॉल्व, जिन कंपोनेंट्स को, जिस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को हमको अलग करना है, रिजॉल्व करने हैं, सेपरेट करने हैं, हैव वाइडली डिफरिंग डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में बहुत वेरिएशन रहना चाहिए ताकि इस डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट के बुनियाद पर हम उन सबस्टेंस को सेपरेट कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म है क्रोमेटोग्राफी में। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यही बुनियाद है क्रोमेटोग्राफी का तमाम किस्म के। तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द मोबाइल फेज, या कंसंट्रेशन ऑफ ए कंपोनेंट इन वन फेज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ दैट सबस्टेंस इन अनदर फेज। वो फेज दो ही आपको पता है, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ठीक है बच्चों, ओके। अब आप समझ गए कि अगर किसी कंपोनेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट में डिफरेंस हो तो वो स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के साथ अलग अलग इंटरेक्ट करता है। तो जब अलग अलग इंटरेक्ट करता है तो उनकी सेपरेशन जो है फिर आसानी हो जाती है। तो कि ये सबस्टेंस, ये जो कंपोनेंट्स है किसी मिक्सचर का, किसी एनालाइट का, किसी सैंपल का, वो चूँकि आपको मालूम है स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ के साथ अलग अलग तरीके से इंटरेक्शन करता है। अब इंटरेक्शन किस किस्म का है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, क्रोमेटोग्राफी के डिफरेंट टाइप्स किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स इन द मोबाइल एंड स्टेशनरी फेज़। क्रोमेटोग्राफी को हम मुख्तलिफ टाइप्स कर सकते हैं। आपके सिलेबस में क्रोमेटोग्राफी के जिन टाइप्स को हमको पढ़ना है वो है बच्चों मॉलिक्यूलर सिव क्रोमेटोग्राफी, इनको हम मॉलिक्यूलर एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं या जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी कहा जाता है। दूसरा है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, तीसरा है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी और चौथा है HPL यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये 4 क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो कल इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूलर सिव क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।